चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर बांग्लादेशी फोर्सेस की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद हिल ट्रैक्ट से कुकी चिन ट्राइब्स का इंडिया की तरफ माइग्रेशन का सिलसिला जारी है। ऐसे में इंडियन फोर्सेस ने इन माइग्रेशंस को मैनेज करने के लिए बांग्लादेशी फोर्सेस के साथ पहला ऑफिशियल कॉन्टैक्ट अब एस्टैब्लिश किया है। मेनली इंडिया ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश कहां कहां पर ऑपरेशन कर रहा है, ताकि वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के उन एरियाज से घुसपैठ रोकने के लिए इकदाम कर सकें और ये जान सकें कि कितने लोग इंडिया आ सकते हैं। कल इंडिया के बड़े न्यूज आउटलेट द हिंदू ने यह खबर लगाई है कि इंडिया बांग्लादेश इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एज मोर कुकी चिन रेफ्यूजीज आर एक्सपेक्टेड टू इंटर मिजोरम। अब इसमें बांग्लादेश ने वैसे ये भी इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि फंडिंग आपकी तरफ से हो रही है। ये जो कुकी चिन ट्राइब्स जिनसे हम जो है लड़ रहे हैं, जो कि सेपरेटिस्ट हैं, उनकी फंडिंग इंडिया से हो रही है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि कुकी चिन मिलिटेंट्स को फंड कर रहे हैं। द हिंदू ही खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश ऑफिशियल से कुकी ग्रुप रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम रेडिकल रिलीजियस ग्रुप। अगर आप मैप देखें ना, तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का बड़ा इलाका बॉर्डर जो है उसका वो लगता है त्रिपुरा और मिजोरम जो इंडिया की रियासतें हैं उनके साथ। नाउ ये जो ऑपरेशन हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये उन इलाकों में हो रहा है जिनका मेनली बॉर्डर मिजोरम के साथ लगता है। और कुकी चिन ट्राइब्स वैसे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे, इंडिया की 7 रियासतों में, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ मिलेंगे, लेकिन मिजोरम उनका हब है। मिजोरम के अंदर इस वक्त जो स्टेट सरकार है, यानी जो स्टेट वहाँ पर जो जमात हुकूमत में है वहाँ स्टेट के अंदर, उसका नाम है मिजोरम नेशनल फ्रंट। इस जमात की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो जमात है ये खुद किसी दौर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट रह चुकी है, इंसर्जेंट रह चुकी है, और ये वाहिद ग्रुप है इंडिया की हिस्ट्री में जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किए हुए हैं। एक ही बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी हिस्ट्री में अपने ही सिविलियंस के ऊपर स्ट्राइक किए हैं, और वो इसी ग्रुप के मिलिटेंट्स के ऊपर किए थे जो कि आज मिजोरम में सरकार बना के बैठे हैं। 1966 में इनके ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी, और 60s में तो बड़ा बल्कि ब्रूटल क्रैकडाउन होता रहा है। मिलिटेंसी यहाँ उरूज पे हुआ करती थी। ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये आसानी के साथ इंडिया से नहीं जुड़ा। कब्जा तो कर लिया इंडिया ने इसके ऊपर, लेकिन रुथलेस किस्म की आपको यहाँ पर इंसर्जेंसी और क्रैकडाउन्स मिलते हैं हिस्ट्री में 1947 से लेकर, और ये सिलसिला आज तक जारी है। इसके बाद मिजोरम नेशनल फ्रंट जो है फिर अलग मुल्क बनाने की डिमांड को उन्होंने गिव अप किया था और पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम में आ गए थे। 1986 में इनका और इंडिया के दरमियान मिजो पीस अकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद इन्होंने बगावत छोड़ दी और इन्होंने कहा कि अब हम इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर रहकर अपने लोगों की खिदमत करेंगे। अब ये ग्रुप वहाँ मिजोरम की सरकार में है, और ये जो मिजो लोग हैं ये भी कुकी चिन नस्ल ही हैं, सेम नस्ल है। बल्कि मिजो जो है ना, मिजो ये कुकी चिन ट्राइब्स के दरमियान बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। यानी उनके दरमियान मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें हैं लेकिन तकरीबन एक जैसी होती हैं। मिजो उनकी सबसे बड़ी ज़बान है। अब इस पार्टी ने पहले तो म्यांमार के अंदर जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वहाँ के कुकी ट्राइब्स, क्योंकि म्यांमार में बड़ी तादाद में कुकी ट्राइब्स वहाँ पर भी रहते हैं, तो जैसे वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, सिविल वॉर हुई, तो वहाँ से बड़ी तादाद में ट्राइब्स इंडिया के अंदर आना शुरू हुए। तो इंडिया ने क्या किया था, बीजेपी सरकार लकीर की फ़कीर बन के उन्होंने कहा कि इनको मत आने दो। वही जो इनका तरीका वारदात रहा है शुरू से लेके, इन्होंने कहा कि नहीं आने दो, ये जो है ना ये हमारे थोड़े ही, इनको रोको, वहाँ पर बॉर्डर बंद करो, भाई क्या कर रहे हैं आप सारे। तो इन्होंने 7 रियासतों को, 7 स्टेट्स की 7 रियासतों को, अमित शाह की जो होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने लेटर लिखा था कि बॉर्डर बंद करें और इधर म्यांमार के जो लोग हैं उनको मत आने दें यहाँ पे। अच्छा, रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको द हिंदू कोट कर देता हूँ। गुज़िश्ता साल का जब ये सारा वाक़या हो रहा था, इन्होंने लिखा था कि स्टॉप इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार, सेंटर टेल्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों ने क्लियरली ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। बल्कि ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है, इन्होंने तो उल्टा लेटर लिख डाला ऑफिशियली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को, कि मित्रों होल्ड ऑन, ये जो वहां से आ रहे हैं ना, मतलब ये कोई अफ्रीकी नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं, कुकी ट्राइब्स हैं सारे, इनका और हमारा दर्द एक जैसा है, इनके और हमारे क्लोज रिलेशंस रहे, रिश्तेदारियां हुई पड़ी हैं, तो हाउ कैन वी स्टॉप देम। इस वक्त जब उनके ऊपर वहां पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, सिविल वॉर हो रही है, जान बचाने के लिए भाग के आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही तो नहीं आ रहे, तो हम तो नहीं रोकेंगे भाई। इन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के ऑर्डर्स माने ही नहीं। देखें, इंसर्जेंसी तो इन्होंने छोड़ी हुई है, लेकिन है तो मिजो नेशनलिस्ट ना, ये जो कुकी नेशनल फ्रंट वाले हैं, है तो नेशनलिस्ट ना, इनकी सियासत तो नेशनलिज्म पे है, वही कुकी नेशनलिज्म पे।
तो म्यांमार वालों को भी इन्होंने लाकर सेटल किया इंडिया के अंदर, और अब ये जो बांग्लादेश से कुकी ट्राइब्स वहाँ मिजोरम के अंदर आ रहे हैं उनको भी यही जमात सेटल कर रही है। मिजोरम के अंदर इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश मिजोरम बॉर्डर एरियाज के सारे सरकारी स्कूल, सारे सरकारी कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं ये शेल्टर हाउसेस बने हुए हैं, वो शेल्टर हाउस में तब्दील हो चुके हैं। इनमें कई 100 खानदान आगे बांग्लादेश से सेटल हो चुके हैं। इनका खाना पीना, रहाइश, सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो मिजोरम की सरकार पे कर रही है, जिसके लिए मैं कहता हूँ इनको क्रेडिट जाना चाहिए, ये मिजो नेशनल फ्रंट वालों को। सेपरेटिस्ट जो हैं हिल ट्रैक्ट्स के वो तो चलें इधर से भाग ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ बड़ी तादाद तो उन लोगों की भी है ना जो कि आम शहरी हैं, बेचारे हैं, औरतें, बच्चे। मैं उस दिन वीडियोस देख रहा था, मेरे पास आती रहती हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी जो लोग हैं वो ब्रॉडर व्यू देख रहे होते हैं बहुत सारे, तो उसमें ये नज़र आ रहा है बच्चे बड़ी तादाद में, औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ये कम से कम डिस्टर्ब हो, लिहाजा बांग्लादेश के ऊपर भी लाजमी है कि वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करे इस हवाले से, ताकि मिनिमम इनको तकलीफ हो। ये जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ये जो बांग्लादेश की फोर्सेस बात कर रही है ना इधर से कि वहाँ से इंडिया से इन इंसर्जेंट्स को हमारे खिलाफ सपोर्ट मिल रही होती है, तो ये ओपन सीक्रेट है, जो सबको पता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया से वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलती, सबको पता है कि मिलती है। बल्कि ये जो मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं वो खुद कन्फेस कर चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं ऑफिशियल कि भाईजान ये इंडिया को हम पैसे देते हैं वहाँ पर मिलिटेंट्स को, और उसके बदले वो हमें वेपन्स भी देते हैं और शेल्टर भी दे रहे होते हैं, तो इन्होंने खुद भी कन्फेस किया हुआ है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस सब में कहीं ना कहीं रियासती सरपरस्ती है या नहीं है। मतलब क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स खुद ही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, खुद ही इनके आपस में लिंक्स हैं, या कहीं ना कहीं ऊपर से इनको रियासती सतह पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उनकी भी सपोर्ट हासिल होती है। मतलब जैसे इंडियन रॉ है, अब रॉ के लिए मशहूर है, पास्ट में चिटागोंग के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट किया हुआ है। शांति बाहिनी इन्हीं का प्रोजेक्ट था ना, इंदिरा गांधी का प्रोजेक्ट था, वो इस सब के पीछे रहे हैं पहले भी। तो असल सवाल ये है कि क्या वो अब भी हैं इनके पीछे, या सारे ग्रुप्स खुद ही नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे होते हैं अक्सर कि ये होते ही नॉन स्टेट, इनको कहा इसलिए जाता है क्योंकि इनके पीछे कोई स्टेट नहीं होती, खुद ही होते हैं, ये ब्लैक मार्केट से पैसे अर्न करते हैं और वेपन से। क्या अब भी हैं इनके पीछे इंडियन सीक्रेट एजेंसियां या नहीं है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। असल सवाल ये है, मिजोरम और मणिपुर के कई सेपरेटिस्ट ग्रुप ऐसे भी हैं जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। मतलब वो इंसर्जेंट्स भी होते हैं बज़ाहिर, अलहदगी पसंद सेपरेटिस्ट, अपने लोगों को भी बताते हैं कि हम सेपरेटिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं इंटेलिजेंस वालों के साथ भी, और ये दूसरे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं उनके साथ। नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है ना, इसको भी समझना वैसे इतना आसान नहीं है, ये भी पूरी की पूरी खिचड़ी बनी हुई आपको मिलती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है इंडिया का, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और इसके अंदर इंडिया की जानिब से भी आई मस्ट से कि वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो बड़ी एक्टिव होती हैं हमेशा से लेकर। मैंने आपको बताया ना, जहाँ फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ एयर स्ट्राइक भी इंडिया ने की हुई है। लिहाजा ये जो इन्फ्लक्स हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश से इंडिया की जानिब, इसको फैसिलिटेट ज़रूर करना चाहिए बांग्लादेश को, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। वो जो म्यांमार से आते हैं ना वो वापस भी चले जाते हैं, तो ये जो अभी बांग्लादेश से हेल्थ ट्रैक्ट से जा रहे हैं वहाँ पर, क्या ये सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद लोग वापस आ जाएंगे अपने एरियाज़ के अंदर या नहीं आएंगे, ये देखना पड़ेगा। और अगर आएंगे भी तो बांग्लादेश उसको वापस लेने के लिए क्या मैकेनिज्म एडॉप्ट करेगा। रोहिंग्याज जो हैं इस वक्त बांग्लादेश के अंदर रहते हैं बड़ी तादाद में, ये अभी तक इसलिए वापस नहीं जा पाए क्योंकि मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है। मतलब कैसे लें, कौन से लोग लेंगे, म्यांमार वाले किस टर्म्स पे लेंगे, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रोहिंग्या ही है या कोई दूसरा है, तो वो उनका नहीं बन पा रहा है। असल इशू आके यहाँ पर अटकता है। एक लिस्ट ज़रूर दोनों मुल्कों ने एग्री की हुई है, बांग्लादेश और म्यांमार ने, कि जी ये रोहिंग्याज हैं, लेकिन वो थोड़े से लोग हैं। ये जो 10, 11, 12 लाख हैं, पता नहीं कितने बांग्लादेश के अंदर हैं, तो वहाँ पर तो कोई 1 लाख से भी कम लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये वापस लेंगे। बाकियों का क्या होगा? तो बांग्लादेश भी अगर इनको जब वापस लेगा, जो डिस्प्लेस्ड लोग इंडिया जा रहे हैं, तो कैसे वापस लेगा? अगर वहाँ से मणिपुर के लोग या मिजोरम के जो नेशनल है वो आ गए बांग्लादेश के अंदर, और अगर कोई वहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक हैं जो इंडिया के अंदर है, अगर वो भेस बदल के आ गए इधर बांग्लादेश के अंदर डिस्प्लेस्ड लोग बन के, तो बांग्लादेश क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस होना चाहिए, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, ऑफिशियली जाने चाहिए और वही लोग वापस आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक मुश्किल मरहला होगा इनकी वापसी जब भी शुरू होती है।